विकास का समय समाप्त हो गया है और अब यह राजनीतिक विस्तार का समय है। लोग अब एनडीए बीजेपी को एक विकल्प के रूप में वोट दे रहे हैं और एक ऐसे गठन के रूप में जो सीपीएम और कांग्रेस का मुकाबला कर सके। हर इलेक्शन चक्र हरियाणा, दिल्ली जब कांग्रेस को हार का आभास होता है तो उनकी प्लेबुक में एक पसंदीदा राजनीतिक रणनीति होती है। वे एक कहानी गढ़ेंगे और एक कहानी गढ़ेंगे सत्ता विरोधी वोट शिकार के बीजेपी के करीब होने के बारे में। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच इस पिंग पोंग से लोग तंग आ चुके हैं। राज्य की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आने वाला है। हम आज सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हम बदलाव लाना चाहते हैं। अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें सरकार में होना होगा। ठीक है, आपकी इतनी व्यस्तता के बीच हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन में पहली बार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में पहली बार के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इससे सहमत हूँगा। नहीं, मुझे बधाई देनी ही होगी। साथ ही भाजपा भी अब इस तरह उभरी है कि हर कोई इसके बारे में बात करता है। यह अब प्रासंगिक नहीं है। आपकी बड़ी बढ़त 2011 और 2016 के बीच आई, जब आप सीधे ऊपर गए 16% से ज्यादा। 16%? हाँ, फिर आप अगले में थोड़ा नीचे आए 2021 में। तो क्या आप एक स्तर पर आकर रुक गए हैं या इस इलेक्शन में कुछ ऐसा हो रहा है जहां आपको लगता है कि कोई बदलाव हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है हमारी बहुत बड़ी बढ़त 2024 के लोकसभा इलेक्शन में थी, जहां हम लगभग 20% वोट हिस्सेदारी तक पहुंच गए थे। और इसी को हमारे नेतृत्व ने एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया और कहा कि बढ़त का समय खत्म हो गया है और अब यह राजनीतिक विस्तार का समय है। आप जानते हैं, पार्टी ने त्रिशूर में एक सांसद को जितवाया। मैं तिरुवनंतपुरम में काफी करीबी दूसरे स्थान पर रहा। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सही हैं। यह अवधारणा या वह कहानी कि बीजेपी एनडीए केरल की राजनीति में एक बाहरी और अप्रासंगिक है, जिसके इर्द गिर्द सारी बहस घूमती थी, वह पहले 2024 में और फिर 2025 में स्थानीय निकाय इलेक्शन के साथ बदल गई, जब हमने वामपंथियों से तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन को छीना। उनके 45 साल तक इसे लगभग एक एकाधिकार की तरह चलाने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये दोनों एक महत्वपूर्ण मोड़ हैं, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि केरल के लोगों के लिए भी, क्योंकि बीजेपी के बहुत से समर्थकों के लिए बीजेपी बस व्यवहार्य नहीं थी। और यह मैंने सुना जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना और मेरा पहला उप इलेक्शन निलंबूर नामक एक बिल्कुल मुश्किल कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। ये वहां के कई मतदाता मुझसे कहते थे, जब मैं जाकर प्रचार करता था कि हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, हम दशकों से आपका समर्थन करना चाहते रहे हैं, लेकिन आप कभी विन नहीं होंगे, इसलिए हम अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए हम उस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं जो हमें लगता है कि उस कैंडिडेट को हरा सकता है, जिसे हम पसंद नहीं करते। तो वह कहानी साफ तौर पर बदल गई है। लोग अब एनडीए बीजेपी को एक विकल्प और एक ऐसे गठबंधन के रूप में वोट दे रहे हैं जो सीपीएम और कांग्रेस का मुकाबला कर सके। लेकिन आप कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में आपने किया, लेकिन केरल में लोकसभा और राज्य के चुनाव बहुत अलग होते हैं। हाँ, आप तो असल में नीचे आए थे। विधानसभा, स्थानीय और हाँ, पिछली बार भी विधानसभा चुनाव। तो स्थानीय चुनावों में कोई भी बदलाव एक होगा। मेरा मतलब है विधानसभा चुनाव एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होगा, क्योंकि नहीं, मुझे लोकसभा इसलिए महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि इस बात के बावजूद कि लोकसभा विधानसभा से अलग है या नहीं, और मैं यह मानने को तैयार हूं, लोकसभा में भी हम 2019 में 14-15% पर अटके हुए थे, जो पूरे भारत में भाजपा के लिए चरम पर था। शायद बेहतर 2019 हमारा सबसे बड़ा था और फिर 24 में भाजपा नीचे आई। लेकिन केरल में यह उल्टा है। भाजपा में हम 2019 में लगभग 15% पर पहुंचे और 2024 में हम 20% पर पहुंचे। तो लोकसभा इलेक्शन में हमारे वोट शेयर का
लगातार विस्तार हुआ है और हम विधानसभा इलेक्शन में भी यही घटना देखने की उम्मीद करते हैं। तो एक ऐसे राज्य में जो भाजपा के लिए पैठ बनाने के लिए काफी हद तक एक द्विध्रुवीय रहा है, जब आपके पास पहले से ही ऐसे लोग हैं जो किसी एक या दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो क्या यह नई पीढ़ी है जिसे आप देख रहे हैं? क्या यह जाहिर है कि अब आप अल्पसंख्यक वर्गों तक भी पहुंच रहे हैं, जिनके बारे में पारंपरिक रूप से लोग कहते हैं कि वे भाजपा के लिए वोट नहीं करते? तो यहाँ की रणनीति बहुत विशिष्ट और अलग रही है। नहीं, रणनीति सबसे पहले तो यह गलत साबित करना है कि लोग एक तरह से यूडीएफ और एलडीएफ के प्रति पहले से ही प्रतिबद्ध हैं। यह आपका प्रस्ताव है कि क्योंकि मैंने 20 साल पहले यूडीएफ को वोट दिया था, तो किसी तरह ये मेरे लिए यूडीएफ को वोट जारी रखने के लिए कोई ईश्वर प्रदत्त मजबूरी है। देखिए, 2000 में भारत की हकीकत वही थी। 2014 से पहले कांग्रेस का एक लंबा दौर था और कांग्रेस ने जो किया उससे अपने बनाए हुए सभी इक्विटी को नष्ट करने में 10 साल लगा दिए। तो इसी तरह यहां मुझे लगता है कि मैदान पूरी तरह से खुला है। आज लोग एलडीएफ और यूडीएफ को ऐसी विचारधाराओं और राजनीतिक संरचनाओं के रूप में देखते हैं जिन्होंने राज्य को एक भंवर जाल में, एक बंद गली में, एक अंधे मोड़ पर पहुंचा दिया है। हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और अगर आप तिरुवनंतपुरम के कैपिटल शहर में घूमें, सचिवालय के ठीक बगल में, तो आपको घोर गरीबी देखने को मिलेगी। तो देखिए, दिन के अंत में हर नागरिक, हर मलयाली एक सोचने समझने वाला व्यक्ति है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। वे इसे देखते हैं, वे देखते हैं कि राज्य के बाहर क्या हो रहा है। और भले ही, मेरा मतलब है, एक अच्छी वायरल चीज चल रही है जो मैंने परसों देखी थी, जो कहती है, मेरे पिता ने यूडीएफ को वोट दिया और मेरी मां ने एलडीएफ को वोट दिया, लेकिन मैं निश्चित रूप से उन दोनों के लिए वोट नहीं करूंगा। तो क्या यह नई पीढ़ी है? तो हाँ, मैं आपसे सहमत हूं कि वे लोग जिनके पास भविष्य में देखने के लिए सबसे ज्यादा है, जो कि सबसे युवा पीढ़ी है, निश्चित रूप से किसी मृत विचारधारा या गरीबी हटाओ के किसी मृत वादे या किसी मार्क्सवादी या कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल या ऐसी किसी भी चीज से चिपके नहीं रहेंगे। अब प्रासंगिक नहीं है। वे जो चाहते हैं वह है प्रदर्शन की राजनीति। वे ऐसे लोग चाहते हैं जो काम करके दिखाए, और यह भारत के लिए सच है और यह केरल के लिए सच है। तो आप किसे निशाना बना रहे हैं? क्या आप CP.M के वोटों को निशाना बना रहे हैं, जिसे बड़े पैमाने पर एक हिंदू तरह का पार्टी माना जाता रहा है, या आप U.D.F के वोटों को निशाना बना रहे हैं? नहीं, और मैं यह सुनने में थोड़ा, आप जानते हैं, मेरा मतलब है, आपको लग सकता है कि मेरा जवाब उतना स्मार्ट नहीं है जितना आप चाहते हैं, लेकिन हम इस बारे में बहुत व्यावहारिक हैं। हमारे पार्टी में कोई बड़ी राजनीतिक पंडितई नहीं है। मेरा मतलब है 3.5 करोड़ मतदाता हैं। हम हर घर जा रहे हैं और हम उनके सामने एक आकर्षक विजन पेश कर रहे हैं कि हम केरल के लिए क्या कर सकते हैं, पिछले 12 वर्षों में भारत के लिए क्या किया गया, और चाहे वह मुस्लिम घर हो या ईसाई घर या हिंदू घर या नेसी घर या तटीय घर या आप जानते हैं, एक बागान वाला घर, हम वहां जाकर उन्हें बताते हैं। तो यह कहानी हर मलयाली को आकर्षित करती है। हम जरूरी नहीं कि ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ CP.M से वोट लेना चाहते हैं। कई मुकाबले हैं जिनमें हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हमने स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ा है जो सीधे N.D और कांग्रेस के बीच है। कई ऐसे हैं जो सीधे N.D और C.P.M के बीच हैं। तो ये LDF को निशाना बनाने या U.DF को निशाना बनाने के बारे में नहीं है। मेरा मतलब है, हमने एक व्यापक मुस्लिम आउटरीच किया है। मुसलमान पारंपरिक रूप से उत्तर में L.D.F के लिए वोट और केंद्र, और दक्षिण में U.DF के लिए। लेकिन हमारी एक पहुंच है जो पूरे केरल में है, और हम वही मैसेज उन तक भी ले जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं ले रहा हूं, हम बीजेपी, UDF या LDF के वोट काटने जा रहे हैं?
मुझे लगता है कि अगर हमें बढ़ना है तो हम यूडीएफ और एलडीएफ दोनों के पारंपरिक मतदाताओं के एनडीए को वोट देने और चुनने से वोट लेकर ही बढ़ेंगे। लेकिन आपने वहां बेहतर प्रदर्शन किया है जहां सीपीएम आमतौर पर मजबूत रही है। मैं इतना निश्चित नहीं हूं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए लग सकता है क्योंकि मुसलमान कुल मिलाकर विधानसभा चुनावों में यूडीएफ के लिए वोट लगभग अगर 100% नहीं तो एक बड़ा प्रतिशत, और वह वोट टी सेगमेंट हमारे लिए भेदना सबसे मुश्किल होने वाला है। इसीलिए अगर आप सिर्फ आंकड़ों और संख्याओं को देखें तो आपको ऐसा लग सकता है या ऐसा दिख सकता है कि हम पारंपरिक कांग्रेस मतदाताओं के बजाय पारंपरिक सीपीएम मतदाताओं से ज्यादा समर्थन हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास हैं, आप जानते हैं, बड़ी संख्या में ईसाई मतदाता जो पारंपरिक कांग्रेस मतदाता हैं। वे एनडीए के उम्मीदवार बन रहे हैं और साथ ही एनडीए का समर्थन भी कर रहे हैं। आप जानते हैं, मो वामपंथ और यूडीएफ और एलडीएफ दोनों अपने बड़ी संख्या में विधायकों को दोहरा रहे हैं क्योंकि लोग अपने विधायकों के प्रदर्शन से और विधायकों और वे निर्वाचन क्षेत्रों में जो कर रहे हैं उससे खुश हैं। तो वे उन्हें एक अज्ञात रास्ते पर चलने और आपके लिए वोट करने के लिए क्यों छोड़े? कौन कौन कैसे क्यों कौन किसे छोड़े? अपने मौजूदा उम्मीदवारों को और मौजूदा पार्टियों को। मैं उनसे किसी भी कैंडिडेट को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर वे दोहराना चाहते हैं तो यह उनकी पसंद है। तो फिर आप सफलता कैसे हासिल करते हैं? नहीं, वो मेरा मतलब है, मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे रहा हूं। यह हमारी आकांक्षा है, यह हमारा गोल है, और उनकी राजनीति की खंडित प्रकृति और उस विनाशकारी स्थिति के कारण जिसमें राज्य है, हमें काफी विश्वास है कि हम जो पेशकश कर रहे हैं वह बदलाव का एक बिल्कुल स्पष्ट नया मैसेज है और लोग हमारा समर्थन करेंगे। मैं यहां किसी राजनीतिक पंडित के तौर पर बैठकर यह नहीं कह रहा हूं। मैं एलडीएफ वोट का 8.5% ले लूंगा और मुझे इसका पूरा भरोसा है। नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि उनके विधायक अच्छे हैं या बुरे। मैं यह फैसला सुनाने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने लोगों से मिले जनादेश को एक बार नहीं बल्कि 2 बार और बार बार निराश किया है। मैं गया, उदाहरण के लिए मैं आपको बस एक उदाहरण देता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी धर्मदम गया, हमने एक अदालत का आयोजन किया जहां लोग आकर अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते थे। जब मैंने इसकी योजना बनाई तो मेरे पार्टी के हर आदमी ने कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? यह सीपीएम का गढ़ है, यह सीपीएम के मुख्यमंत्री का गढ़ है, वहां सब खुश रहेंगे। हमारे पास 5,000 लोग वहां आ रहे थे 3,847 शिकायतों के साथ, और पीने के पानी के बारे में शिकायतें, सड़कों के बारे में शिकायतें, बिजली के बारे में शिकायतें, जल निकासी के बारे में शिकायतें, कचरे और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिकायतें। वास्तविक बुनियादी मुद्दे। मुझे किसी से भी बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। आज केरल के 48% में उनके घरों में पाइप से पीने का पानी नहीं है, और मैं आपको उत्तर भारत के उन राज्यों के बारे में पूरा ब्यौरा दे सकता हूं जिन्होंने जल जीवन मिशन शुरू होने पर केरल से पीछे शुरुआत की थी, जो 100% तक पहुंच गए हैं। अब ये तथ्य है। अब कुछ लोगों को यह पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ सकता है। हम आज पूरी तरह से बयानबाजी से रहित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं, हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमने भारत में क्या किया है और हम केरल में क्या कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आज एलडीएफ और कांग्रेस जिस चीज का सामना कर रहे हैं वह यह है कि कहने के लिए कुछ भी न होने पर वे वापस जाएंगे, और हमने ये अब 4 दिन पहले शुरू होते देखा। सीपीएम बीच में कूद पड़ी है और कहा है कि कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है, और कांग्रेस बीच में कूद पड़ी है और कहा है कि सीपीएम बीजेपी की भी टीम है। तो एक बात दोनों के दिमाग में स्थापित हो गई है कि हम ए टीम हैं। तो ये है, इसीलिए मैं आपसे बस उसी के बारे में पूछने वाली थी, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि आप हैं, किसी के भी साथ जा रहे हैं, आप व्यावहारिक बन रहे हैं,
आप विन करना चाहते हैं और दोनों पक्ष यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे को मुख्य दुश्मन मानते हैं, तो वे आपके साथ आ जाएंगे। वे एक कमजोर कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। आप किसके ज्यादा करीब हैं, यूडीएफ या एलडीएफ के? प्रणय, मैं उनमें से किसी के भी करीब हो ही नहीं सकता। देखिए, यह तो सीधी सी बात है। लेकिन आपके पास बहुत पैसा है। नहीं नहीं, एलडीएफ आज एक पार्टी है जिसने सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उनका नरसंहार किया है। मान लीजिए कि जो आप कह रहे हैं वह सही है। मैं पैसों की थैलियों वाला कोई व्यवहारिक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं और मैं किसी व्यवहारिक यथार्थवादी सौदे में पड़ना चाहता हूं, तो मेरा पार्टी मुझे ऐसा करने नहीं देगा। यह असंभव है, यह अकल्पनीय है। दूसरी बात, मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहती है, तो क्या यह आप मुझे बताइए, क्या यह दूर दूर तक भी संभव है? शांत शांत। तो यह घबराहट है। यह 4 दिन पहले क्यों सामने आया है? आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। हर इलेक्शन चक्र में हरियाणा, दिल्ली, जब कांग्रेस को हार का आभास होता है तो उनकी प्लेबुक में एक पसंदीदा राजनीतिक रणनीति होती है। वे एक कहानी गढ़ेंगे साजिश। कि सत्ता विरोधी वोट लहर का शिकार भाजपा के करीब है ताकि वे सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठा सकें। आप जानते हैं उन्होंने ये कहाँ किया? आपके राज्य तेलंगाना में। बीआरएस जो ऊंची उड़ान भर रही थी, अच्छा कर रही थी, भाजपा विपक्ष पार्टी बनने को तैयार थी, उन्हें कड़ी टक्कर दे रही थी। एकमात्र राजनीतिक पार्टी जिसने तेलंगाना के गठन का विरोध किया था, वह वहां आती है, एक अफवाह उड़ाती है कि बीआरएस और भाजपा का गठबंधन है और मतदाताओं ने इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। तो विडंबनाओं की विडंबना देखिए। जिस पार्टी ने तेलंगाना का विरोध किया, तेलंगाना के गठन का विरोध किया, वह आज तेलंगाना पर शासन कर रही है। अब क्या आप इससे भी ज्यादा विचित्र कुछ सोच सकते हैं? और वे यह कैसे करते हैं? यह कहकर कि बीआरएस भाजपा की बी टीम है। उन्होंने एक पूरे समुदाय के वोट को एक मुश्त कांग्रेस की ओर मोड़ दिया। तो ये है यह प्लेबुक। बिल्कुल हाँ। वे यहां यही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह काम नहीं करेगा। तो 2 कार्यकाल अपने आप में एक इतिहास था और वे ऑफिस में तीसरे कार्यकाल की उम्मीद कर रहे हैं। आप लोगों को क्या बता रही हैं कि आपके हिसाब से यहाँ एलडीएफ की सरकार क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा मतलब है, कारणों की तो पूरी सूची है। क्योंकि ऐसा लगता है कि वे कह रहे हैं कि लोग, मेरा मतलब है जब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो वे कहते हैं कि कोई जाहिर गुस्सा नहीं है, कोई नाकामी नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी तो हमेशा रहती है, देखिए, इन्फ्लेशन तो है। क्या मैं बस आपको बता सकता हूं? मेरा मतलब है, फिर से, मैं जाहिर गुस्से या गैर जाहिर गुस्से के इस मुद्दे पर आपकी सारी, आप जानते हैं, विशेषज्ञता का बहुत सम्मान करता हूं। भारतीय मतदाता कुल मिलाकर ऐसे लोग नहीं हैं जो सड़कों पर उतरकर गुस्से में अपनी छाती पीटना शुरू कर दें। आपने ऐसा कहां देखा है? मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है। मैंने 2G घोटाले के मामले में ऐसा नहीं देखा। मैंने उसे तब नहीं देखा जब इस देश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। लोग घर पर बैठे थे। केरल में यह अलग क्यों होना चाहिए? क्या आपको आज लगता है कि जब लोग सबरीमाला से 4.5 किलो सोना चोरी होने के बारे में सुनते हैं तो वे सिर्फ इसलिए गुस्सा नहीं है क्योंकि वे सड़कों पर नहीं हैं? क्या आपको आज लगता है कि यह सरकार, एलडीएफ सरकार, जिसने 2018 में ऐसे सबरीमाला का वो सारा नाटक किया, 1000 लोगों को जेल भेजा, 3000 मामले दर्ज किए, तंत्री को बर्खास्त करवाना चाहती थी, आज सुप्रीम कोर्ट जाकर कहती है, यू टर्न लेती है और कहती है कि अनुष्ठानों पर तंत्री का फैसला अंतिम है। लोग गुस्सा नहीं है। क्या आपको आज लगता है कि वे माता पिता जिन्हें अपने बच्चों को बेरोजगार बैठे देखना पड़ता है, मुझे राजनीतिक होने, इसमें राजनीतिक बयानबाजी लाने के लिए खेद है, वे नाखुश नहीं हैं? गुस्से को दंगों या बाहर आने वाली भीड़ से नहीं मापा जाता है। वह एक अलग पैमाना है। लोग असंतुष्ट हैं। अगर आप एक बेहतर शब्द का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वे गुस्से में नहीं हैं, वे हिंसक नहीं हैं, और यही वह बयान है
जो सीपीएम यह कहते हुए फैला रही है, कोल्लम एलडीएफ, कोल्लम केरल। अगर वे इतने ही आश्वस्त हैं तो मुझे एक बात बताइए, शिवनकुट्टन, जो मेरे खिलाफ कैंडिडेट हैं, वह एक कैंडिडेट मौजूदा मंत्री हैं, इलेक्शन बैलेट पर एक मौजूदा सीपीएम शाखा सचिव जिसका नाम राजीव है को कैंडिडेट के रूप में क्यों उतार रहे हैं? अगर लोग इतने ज्यादा संतुष्ट हैं तो राजीव को मेरे खिलाफ चुनाव में उतारने का यह डर क्या है? तो आप जो भी हो, दो नावों पर सवार नहीं हो सकते या इसके विपरीत। आप स्पष्ट रहें। अगर आपको इतना ही आत्मविश्वास है तो अपने विकास के एजेंडे पर लड़ाई लड़िए। 4 दिन पहले एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से किसी मुद्दे के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? यह सवाल घर जाकर पूछो। तो अगर आपको अपने रिकॉर्ड पर भरोसा है तो आप इतने चिंतित क्यों हैं? बाहर आइए, कहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह यूडीएफ और एलडीएफ के बीच स्थानीय चुनावों से जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा करीबी लड़ाई है। हाँ, अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है और आपके पास कुछ सीटें होती हैं तो आप किस तरफ जाएंगे? आप क्या करेंगे? क्या आप किसी का समर्थन नहीं करेंगे? राष्ट्रपति शासन का इंतजार करेंगे? आपका क्या? नहीं। पहली बात, मुझे लगता है कि आप सही हैं कि यह एक बहुत करीबी इलेक्शन होने वाला है और कांग्रेस का दिसंबर-जनवरी के बाद का यह सारा घमंड कि हमें 100 सीटें मिलेंगी, वह ठंडा पड़ गया है। और आप यह देख सकते हैं, और यह जिस तरह से वे भाजपा पर हमला कर रहे हैं उससे साफ है कि वह सब अब जा चुका है। मेरा आज का आकलन और यह मेरा आकलन है, इसलिए जाहिर है कि यह पक्षपात पूर्ण है और जाहिर है कि यह निष्पक्ष नहीं है। वह यह है कि वे लगभग 40-45 पर अटके हुए हैं। उस 40-45 का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग की सीटें हैं। आज यूडीएफ में एकमात्र निश्चित विजेता मुस्लिम लीग है और मैं आपको बताऊंगा कि वहां भी ऐसा क्यों है। मुस्लिम लीग ने एक अच्छा गठबंधन बनाया है जहां जमात-ए-इस्लामी और एसडीपीआई अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन का हिस्सा हैं। तो अतीत में जहां मुस्लिम वोट विभाजित हो जाता था, उनका अनुमान है कि इन चुनावों में वह विभाजित नहीं होगा और इसलिए वे उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये मेरी समझ है। लेकिन 40-45 से आगे मेरे पास कोई स्पष्टता नहीं है और उनके पास तो निश्चित रूप से कोई स्पष्टता नहीं है। और आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं अब आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा, हम न तो ए का समर्थन करेंगे और न ही हम ए के क्लोन बी का समर्थन करेंगे। अगर ऐसा परिदृश्य उत्पन्न होता है तो मेरा आकलन ये है कि ये 2 एल लोग जो 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इंडिया अलायंस नामक एक औपचारिक राजनीतिक गठबंधन में हैं और केवल यहां वे ये नाटक करते हैं, वे यहां केरल में भी एक औपचारिक गठबंधन में आ जाएंगे। हमें हराने के लिए उन्होंने अतीत में यह अनौपचारिक रूप से किया है। अगर बात वहां तक पहुंची तो वे इसे औपचारिक रूप से करेंगे। इसीलिए हम 140 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं, प्रतिस्पर्धी रूप से चुनाव लड़ रहे हैं ताकि उन दोनों को भी एक मेजॉरिटी न मिल सके। ये हमारी दिली उम्मीद है, लेकिन देखते हैं। सो आप चाहते हैं कि एक हमारा सीपीएम या कांग्रेस के साथ कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अंतर्निहित डीएनए संबंध वैचारिक राजनीतिक सीपीएम और कांग्रेस के बीच है। वे इंडिया अलायंस नामक गठबंधन में हैं। वे तमिलनाडु में एक साथ लड़ रहे हैं, ठीक बगल में, और पुदुचेरी में। तो आप आक्रामक रूप से ईसाई समुदाय को लुभाते रहे हैं। आपको पिछले चुनावों में कुछ सफलता मिली है, स्थानीय निकाय चुनावों में नहीं, जहां मुझे लगता है कि आपने लगभग 1900 और कुछ उम्मीदवार खड़े किए और केवल 20 के करीब उम्मीदवार जीते। तो स्थानीय चुनावों में क्या गलत हुआ और आपको क्या लगता है कि यह आपको चुनावों में कितनी मदद करने वाला है ईसाई समुदाय को लुभाना? नहीं, हम किसी को भी आक्रामक रूप से नहीं लुभा रहे हैं, हम सभी को लुभा रहे हैं। और हम लुभा नहीं ईसाई और मुस्लिम समुदाय के साथ, हम जो
अगर आप इसे कॉल आक्रामकता कहना चाहते हैं, आक्रामक रूप से कर रहे हैं, वह है उन्हें गलत धारणा से मुक्त करना या उनके दिमाग से उस दुष्प्रचार को साफ करना जो भाजपा के बारे में उनके दिमाग में भरा गया है, और यह पिछले 20-25 सालों से सफलतापूर्वक किया गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया जब मैं यहां लोकसभा इलेक्शन लड़ने आया, जहां एक ईसाई महिला जो मुझे 2 दिनों तक वहां प्रचार करने के बाद एक घर में ले गई, ने कहा, मैं आपके लिए वोट करना चाहती हूं क्योंकि आप मेरे बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन आपको आकर मेरे चर्च नहीं जलाने चाहिए। तो मैंने कहा, लेकिन आपसे किसने कहा कि हम चर्च जलाते हैं? तो यह उस तरह का जहर है जो लगातार सालों और दशकों से दिमाग में भरा गया है। लेकिन जो भी हो, मैं यह सवाल नहीं करना चाहता कि यह किसने किया। तो हम आक्रामक रूप से, अगर आप कॉल करना चाहते हैं, आक्रामक शब्द का उपयोग करें और बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्हें यह बता रहे हैं कि भाजपा एनडीए यहां क्या करने के लिए है, और उम्मीद है कि उनके मन में भाजपा एनडीए के बारे में जो भी अविश्वास है उसे स्पष्ट कर रहे हैं। वह हमने किया है और हमने किया है। अब यह कई इलाकों में काम कर गया है, यह कुछ इलाकों में काम नहीं किया है। अब स्थानीय निकाय इलेक्शन में हमारी वोट हिस्सेदारी में गिरावट का एक कारण यह है कि लोकसभा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां हमें बहुत सारे वोट मिले, वह त्रिशूर था। वहां हमने कई कारणों से इन चुनावों में एक बड़ी गिरावट देखी। हमारा कैंडिडेट चयन गलत था, हमारे पार्टी सेटअप ने शायद उतनी मेहनत नहीं की, और कई कारणों से। लेकिन हम विधानसभा चुनावों में इसकी भरपाई करेंगे। आखिर बहुत जल्दी से एक सवाल, हाँ, एक सवाल। जो बातें हम घूम फिर कर सुन रहे हैं, उनमें से एक यह है कि केरल में केंद्र राज्य संबंध वास्तव में एक समस्या है। केंद्र यहाँ पर्याप्त फंड नहीं दे रहा है, राज्य को अतिरिक्त भरपाई करनी पड़ी है। और ये भी कि पूरे भारत में जो पार्टियां अच्छा कर रही हैं वे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, बंगाल, लेकिन गैर क्षेत्रीय अच्छा नहीं कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी बीजेपी है, वहां इकोनॉमी सबसे खराब है, लेकिन यह उत्तर दक्षिण की समस्या हो सकती है। मेरा मतलब है, ये केरल अच्छा कर रहा है, पूरा दक्षिण बहुत अच्छा कर रहा है। आप लोगों से कैसे मुकाबला कर रहे हैं, या उन्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो केंद्र केरल के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा? केंद्र राज्य संबंध। और आप जानते हैं, फिर से यह एक बड़ी बात, एक चीज जिसमें C.PM बहुत अच्छी है, वह यह है कि उनके पास एक बहुत बड़ी साइबर ट्रोल सेना है और वे एक नैरेटिव बनाने में बहुत माहिर हैं। और उन्होंने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि किसी तरह केरल के साथ सौतेला व्यवहार होता है। लेकिन अगर कोई यह प्रयास करता है, और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग नहीं करते, कि असल में यह अध्ययन किया जाए कि मुद्दा क्या है। केरल के साथ मुद्दा उसकी भारी देनदारी है। आज राज्य सरकार को अपने प्रेषण और सेवा टैक्स G.S.T से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू के प्रत्येक 100 रुपये में से 92 और आधा रुपये कर्ज चुकाने, यानी कर्ज के मूलधन, ब्याज और पेंशन पर खर्च हो जाते हैं। तो अगर आपने खुद को एक गड्ढे में डाल लिया है और आप एक पोंजी स्कीम ऑफिशियली हैं, क्योंकि आप एक स्कीम को छुए बिना दूसरी स्कीम को फंड नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि जो हम आज देख रहे हैं वह एक पोंजी स्कीम है, यह एक बजट नहीं है। तो जब आप इकोनॉमी के कुप्रबंधन के बारे में एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं और आप इसे कुछ और कॉल करना चाहते हैं, तो आप केंद्र कहते हैं। ठीक है, मैंने राज्य के मुख्यमंत्री को चुनौती दी है। आप, क्योंकि आप इसका प्रचार करते रहते हैं, बहस के लिए सामने क्यों नहीं आते? यह एक राज्य चुनाव इलेक्शन है। अगर आप यह मनगढ़ंत बात फैला रहे हैं कि केंद्र सरकार ने केरल के लोगों के साथ अन्याय किया है, तो आप मेरे साथ 1 घंटे की बहस के लिए सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? साथ आप अपने तथ्य पेश कीजिए, मैं तथ्य पेश करूंगा। मेरे पास केंद्र सरकार ने जो किया है उसके बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन यह शूट एंड स्कूट राजनीति, आप आरोप लगाते हैं, आप भाग जाते हैं
और फिर अपनी ट्रोल आर्मी से इसे बढ़वाते हैं। और जिसे गोएबल्स कहते थे, आप जानते हैं, एक झूठ को अक्सर दोहराकर आप उसे सच बनाने की कोशिश करते हैं। यह पहले काम कर गया होगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरे होते हुए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं हर झूठ का मुकाबला सच से करूंगा। लोग सोचते हैं कि हाँ, तो वह, जैसा मैंने कहा, आप मुकाबला करते हैं। मैं यहाँ 1 साल से हूँ। वे 9 सालों से यह मनगढ़ंत कहानी बेच रहे हैं। वे 10 सालों से सरकार में हैं। तो हर कमी के लिए आप किसी और को दोष देते हैं। हिंदी में एक है, नाच न जाए आंख अंधेरा। तो आप एक चुनी हुई सरकार हैं। आप एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार हैं। आप 40-45 साल के राजनीतिक अनुभव वाले मुख्यमंत्री हैं। अब या तो आप मान लीजिए कि आप अक्षम हैं या आप कुछ और हैं। दोनों में से एक तो होना ही है। तो बाहर आइए और बहस कीजिए। तो आप अभी भी बाहरी हैं। आपने कहा कि आप 1 साल पहले आए थे। जाहिर है, अपने पहले चुनाव के लिए आप अभी भी बाहरी हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ 2 साल पहले आया था। 1 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। हाँ, यह प्रतिभा की कमी है जिसके कारण आप अभिनेताओं पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, है ना? चाहे वह यहाँ हो या कहीं और। मेरा मतलब है, अभिनेताओं पर आपके उम्मीदवारों के रूप में या कुछ के साथ गठबंधन, पार्टी जैसे, जो 2020 की तरह एक राजनीतिक संगठन बन गया है। क्या वह मॉडल कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि काम करता है? कौन है अभिनेता? क्या आप इसीलिए ऐसा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि हमारे पार्टी में कौन से अभिनेता हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं। आपका एक उम्मीदवार है जो एक अभिनेता है। आपके यहाँ आप जानते हैं, सुरेश गोपी। सुरेश गोपी हैं। सुरेश गोपी संसद के सदस्य हैं। मेरा मतलब है, वह संसद के सदस्य हैं। वह अभिनेता हुआ करते थे। वह अभिनय करना जारी रखते हैं। 2020 कैंडिडेट भी एक अभिनेत्री हैं, है ना? वह कौन है? अर्पिता, नाम मैं भूल गई। देखिए, मैं नहीं कर सकता। मैं 3 लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि देखिए, मेरा मतलब है, यह है। मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन यह वास्तव में एक बातचीत की सीमाओं को लांघ रहा है, क्योंकि हर किसी को अपने पेशे का अधिकार है। अगर वो एक अभिनेत्री हैं, तो यह कहाँ लिखा है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का और उस खास कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की सेवा करने का जायज अधिकार नहीं है? ऐसा कहाँ लिखा है? लेकिन आज हर कोई राजनीति में शामिल होने के लिए आजाद है। हर किसी की एक आकांक्षा होती है। ऐसे नौजवान हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। वे छात्र संघों के जरिए जाने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते और वे राजनीति में शामिल होना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? और आखिरकार लोग ही फैसला करेंगे, है ना? चाहे आप एक अभिनेता हों या वकील, एक पत्रकार हों या एक उद्यमी, चाहे आप विन या लूज, या आपको मौका दिया जाता है या नहीं। आपने अभी प्रणॉय से कहा कि 2024 एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। केरल में भाजपा के लिए। लेकिन यहाँ राज्य विधानसभा स्तर पर आपका महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? मेरा मतलब है, क्या यह 25% है? और आप कम से कम कितनी सीटें देख रहे हैं कि आप? नहीं, मैं 2026 को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखता हूं। केरल के राजनीतिक इतिहास में यह वही क्षण है जो भारत के राजनीतिक इतिहास में 2014 का था। मुझे लगता है यह मेरा आकलन है और इस पर मेरी बात अंतिम नहीं है। मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूं। मेरा अंतर्ज्ञान बहुत विकसित है कि राज्य की राजनीतिक संस्कृति में एक बदलाव होने वाला है। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच इस अदला बदली से लोग थक गए हैं। यह लगभग एक शून्य योग का खेल है। मुझे पिनाराई विजयन मिलते हैं या मुझे राहुल गांधी मिलते हैं। मेरा मतलब यह ऐसा है कि क्या मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है? आप जानते हैं, यह आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। तो लोग अब यह देखने लगे हैं, देखो, चलो इस विकल्प को आजमाते हैं। अब इसका अंजाम क्या होगा? क्या बीजेपी और वे सभी 140 सीटें जीतेंगे? वह मुझे बहुत पसंद आएगा। क्या हमें 140 से कम कुछ सीटें मिलेंगी?
मुझे वह फिर भी अच्छा लगेगा। लेकिन हम इस लड़ाई में एक सीट के लिए नहीं हैं जो हम पहले हुआ करते थे। हम इस लड़ाई में 1.5 सीट के लिए नहीं हैं। तो आप निराश होंगे अगर आपको 10 सीटों से कम मिलती हैं। जो मेहनत और काम हम सब कर रहे हैं, अगर मुझे 20, 25, 30, 35 सीटें नहीं मिलती हैं तो मैं निराश होऊंगा। बेशक मैं निराश होऊंगा। तो मैं चाहता हूं हम आज सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हम बदलाव लाना चाहते हैं। अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें सरकार में रहना होगा। हम 15 विधायक बनकर बदलाव नहीं ला सकते। हम क्या बदलाव ला सकते हैं? तो हमारा पूरा प्रस्ताव प्रदर्शन की राजनीति और बदलाव लाने के बारे में है। मातम तुड़ंगा का क्या मतलब है? चलो बदलाव शुरू करें। और इसलिए ठीक यही त्रिपुरा में हुआ। ठीक यही हम सोचते हैं कि केरल में होना चाहिए।